नमस्ते साथियों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के जो मुख्य तत्व थे। पिछली क्लास में जो क्या था कि किसी कारणवश क्लास बीच में ही ड्रॉप हो गई, तो हम लोग उसके आगे अब देखेंगे। तो हम लोग देख चुके थे कि विश्व में जो भाषाएं कितनी थी, वो लगभग 3000 भाषाएं थीं। 3000 भाषाओं में हमारी एक भाषा हिंदी भी है, उन्हीं में जो प्रमुख भाषा हिंदी शामिल है। तो और जो 4 जो भाषा परिवार हैं उनको भी हमने देखा। यानी भाषा परिवारों में जो हिंदी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है, इनका समय भी जाना हमने। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय और आधुनिक कालीन आर्य भाषा का समय। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो था वो हमने देखा था कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और आधुनिक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक कालीन आर्य भाषा 1000 ईस्वी से जो आज तक चल रही है, वो हमने देखा। और अब इसके आगे जो हम लोग कुछ तथ्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय एक एक के बारे में देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें जो समय इसका था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें जो थी वैदिक संस्कृत और लौकिक, यानी जो संस्कृत भाषा इसी में प्रचलित थी। इसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा प्रचलित थी। और संस्कृत में कौन सी थी? एक तो थी वैदिक संस्कृत, और एक कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। कौन सी? लौकिक संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत। इसमें कौन कौन सी थी? संस्कृत थी, प्रमुख संस्कृत थी, और इसके 2 भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो थी वो लगभग इसका समय कब से कब तक रहा होगा? क्योंकि ये तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रही। कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमारी भाषा संस्कृत आती है। इसके 2 भाग हुए, 2 भाग में एक पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का कुछ समय रहा होगा और कुछ लौकिक संस्कृत का समय रहा होगा इसी समय में। तो कौन सी? इसका समय क्या था? 1500 ईस्वी पूर्व से अब कहाँ तक? 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। पूर्व तक इसका समय रहा। किसका? वैदिक संस्कृत का। और लौकिक संस्कृत का कब से कब तक समय रहा? क्योंकि 1000 ईस्वी पूर्व तक तो इसने शासन किया, तो यही इसका बन जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से कहाँ तक? 500 ईस्वी पूर्व तक। 500 ईस्वी पूर्व तक किसने? लौकिक संस्कृत ने। लौकिक संस्कृत रही। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण था, वर्गीकरण किया इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का। अब हम लोग देखेंगे इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में क्या था कि उसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आई? इसमें पाली, प्राकृत, ये भाषाएं आई। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य इसी में आया है। अपभ्रंश भट्ट जो भी आया वो किस में आया? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो हमने दूसरे नंबर पर किसको देखा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा, इसका समय कब से कब तक रहा? इसका समय था 500 ईस्वी पूर्व से लेकर कब तक? 1000 ईस्वी तक रहा। अच्छा, इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती हैं? पहली तो कौन सी आई? पाली आई, दूसरी प्राकृत आई, तीसरी अपभ्रंश आई। अपभ्रंश साहित्य रहा। और अपभ्रंश के बाद इसमें अभाट्य भी आ जाती है। इसको भी लिख लीजिए, अभाट्य इसी में शामिल है अपभ्रंश में। अभाट्य, तो अभाट्य हो गई। तो ये तो हुई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो कहते हैं कि पाली भाषा में
बौद्ध साहित्य, प्राकृत में जैन साहित्य और अपभ्रंश में जो भाषाएं अन्य जो कवि हुए उन्होंने इनको अपभ्रंश साहित्य में लिखी हैं। ये तो ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो आती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो पाली भाषा थी, पाली को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रथम प्राकृत भाषा कह सकते हैं। और इसको क्या कहेंगे, द्वितीय प्राकृत भाषा कहेंगे, द्वितीय प्राकृत। ये तो पाली यानी प्रथम प्राकृत और द्वितीय प्राकृत की बात हो गई कि कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम प्राकृत कौन सी है, तो पाली भाषा है। द्वितीय प्राकृत कौन सी है, प्राकृत भाषा है। तो ये हो गई, यानी द्वितीय प्राकृत तो प्राकृत है ही, लेकिन प्रथम प्राकृत पाली भाषा है। और तृतीय प्राकृत में कौन कौन सी आएंगी, ये दोनों भाषाएं किस में आ जाएंगी, तृतीय प्राकृत में, तृतीय प्राकृत भाषा में। तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश भी आएगी और अपवट आ जाएगी। द्वितीय प्राकृत में प्राकृत भाषा आएगी, प्रथम प्राकृत में पाली आ जाएगी। अच्छा, जो इसका समय, जो पाली भाषा का समय कब से कब तक रहा, तो पाली भाषा जो थी कौन, महात्मा बुद्ध इसके उपदेश दिए थे किसमें, पाली में। तो इनका समय 500 कहाँ से, 500 ईस्वी पूर्व से, और कब तक, एक ईस्वी तक रही। कौन सी, प्रथम प्राकृत यानी पाली भाषा। और द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत भाषा कब से कब तक रही, द्वितीय प्राकृत जो रही भाषा हमारी, द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से, कहाँ से, सॉरी 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से कब रही है, कब तक, ये 500 ईस्वी पूर्व तक रही है, 500 ईस्वी तक रहेगी, 500 ईस्वी तक रही। और उसके बाद जो समय बचा है यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, वो ये दो भाषाएं रहीं, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इन दो भाषाओं ने शासन किया, अपभ्रंश और अपभट्ट में। तो ये तो हमने जाना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रही, उसमें जो भाषाएं थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट, ये जो भाषाएं आई, तो इनका जो था समय, पाली का क्या था, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, इसी को प्रथम प्राकृत कहते हैं। अच्छा, प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय था, और कहते क्या इसे, द्वितीय प्राकृत। अच्छा, जो अपभ्रंश और अपभट्ट भाषा नहीं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसी को तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। ये तो हमने देखा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। अच्छा, इसी में देखना चाहो तो इसे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख दें, भगवान बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध के उपदेश, भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, पाली भाषा में है। और जो महावीर स्वामी ने उपदेश दिए वो किस में, इसमें दिए है अपने प्राकृत भाषा में। तो यहाँ लिख दीजिए महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर 60 में बता रहा हूँ, महावीर स्वामी के उपदेश। इससे याद रहेगा हमें कि किसने कौन सा उपदेश किस भाषा में दिया है। और जो अपभ्रंश और अपभट्ट भाषा थी वो कैसी थी, संक्रमणकालीन भाषा थी। इसमें बहुत से जो विद्वान थे अपनी भाषाएं लिखते थे, इसमें क्रांतियाँ होती थीं बहुत सी उस समय पर, तो इसे कह सकते हैं संक्रमणकालीन भाषा। इसमें अनेक प्रकार की यानी मिश्र भाषाएं चलती फिरती रहीं, तो इसे कह सकते हैं संक्रमणकालीन भाषा, संक्रमणकालीन भाषा। ये रही, ये हमने देखा। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जो देखेंगे कि
अच्छा, एक चीज़ इसमें और जान लीजिए, नहीं तो आप लोग दुविधा में फंसे रहेंगे कि इनका समय बता दिया, पाली का बता दिया, प्राकृत का बता दिया, अपभ्रंश और अभाट्ट में क्यों नहीं बताया, तो इसका भी देख लीजिए। इसने तो अपना पूरा शासन किया 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अभाट्ट भी कब से जुड़ गई? अभाट्ट भाषा भी 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही, यानी इसीलिए संक्रमणकालीन हो गई, क्योंकि मिश्र भाषा बन गई। ये भी भाषा आ गई, ये तो चल ही रही थी, जो चल रही थी तो इसमें इसने भी अपना पैर जमा दिया, तो ये क्या बन गई? मिश्रित भाषा बन गई, तो इसीलिए ये संक्रमणकालीन भाषा बन गई। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, उसका वर्गीकरण जानेंगे और उसी में उसका समय जानेंगे और उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरे नंबर पर किसे देखेंगे? आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अच्छा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जहाँ पे समाप्त हुई थी, कहाँ? 1000 ईस्वी। तो इसका समय क्या रहेगा? 1000 ईस्वी से और कब तक? आज तक। जो हम लोग जिसमें रह रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा में बोलचाल कर रहे हैं? आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। इसमें भी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं में इसके भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं इसे भी। कौन सी? एक तो प्राचीन भाषा हो गई, दूसरी मध्यकालीन कर दीजिए इसे, तीसरी इसमें आधुनिक कालीन कर दीजिए। आधुनिक कालीन भाषा कर दीजिए इसमें, यानी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी। या इसको ऐसे लिख लीजिए, प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी। आधुनिक हिंदी कर दीजिए इसको, यहाँ पे लिख लीजिए आधुनिक हिंदी, ऐसे लिख लीजिए जैसी मर्जी हो। यहाँ पे हटा के हिंदी कर दीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा कर रहे हैं। यानी मध्यकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये बन गई। तो कौन सी? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी कब से कब तक रही? प्राचीन हिंदी कब से रही? 1100 कब से कब तक? 1100 ईस्वी से। और कब तक? 1400 ईस्वी तक। 1400 ईस्वी तक। इसी में मध्यकालीन हिंदी कब से? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक कालीन हिंदी 1850 ईस्वी से आज तक। आज तक जो है वो आधुनिक हिंदी। हम लोग जिसमें भाषा में बात कर रहे हैं वो आधुनिक हिंदी है। तो अच्छा, हिंदी की जननी कौन सी है? हिंदी भाषा की ये भी तथ्य जान लीजिए। शायद ये कल बताया था, नहीं अभी पिछली कक्षा में बताया था मैंने। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। संस्कृत है। एक विशेष तथ्य है कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। और यही जो संस्कृत भाषा थी, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वहाँ से होती हुई आज तक ये आधुनिक हिंदी तक पहुँची है। कौन सी? संस्कृत भाषा। यानी उसमें प्राचीन भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन हिंदी भारतीय आर्य भाषा वहाँ से चलती हुई आज तक ये विद्यमान भाषा है।
अच्छा, ये तो हमने देखा भारतीय आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे इन भारतीय जो आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसका विकास देखेंगे कि उसमें जो सौर सैनी भाषा है उसमें कौन कौन सी भाषाएं निकली। और अच्छा, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो सौर सैनी भाषाएं जो थी उसमें कौन कौन सी भाषाएं सौर सैनी निकली। सौर सैनी में जैसे एक पश्चिमी हिंदी हो गई, पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी के बाद गुजराती, ये भाषाएं जो निकली। अब हम लोग इनके बारे में आइए जानते हैं। तो आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, तो अपभ्रंश से मान लीजिए, तो इसमें कौन सी है, अपभ्रंश से आधुनिक, यानी इसे हम मानते हैं अपभ्रंश से आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास, आर्य भाषा का विकास ये देखेंगे। तो अपभ्रंश से, तो इसमें एक तरफ लिख लीजिए कि इसमें कौन सी, जैसे पहली आती है सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। अच्छा, सौर सैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी आती हैं। सौर सैनी अपभ्रंश में एक तो आपकी आ जाएगी राजस्थानी, पहले लिख लीजिए इसको पश्चिमी हिंदी, ये आ गई। दूसरी आ जाएगी राजस्थानी हिंदी। तीसरी आ जाएगी गुजराती। पश्चिमी हिंदी में बहुत सी भाषाएं आएंगी, जैसे ब्रज हो गई, कन्नौजी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, और यानी कन्नौजी के बाद इसमें हरियाणवी भी आ जाएगी और खड़ी बोली भी आ जाएगी। तो ये जो हम लोग देखेंगे किसमें, सौर सैनी अपभ्रंश में कौन सी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और कन्नौजी, ये किसमें देखेंगे हम, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। इसमें 5 भाषाएं आएंगी, एक इसमें पश्चिमी में बुंदेली भी एक आएगी, कौन सी, बुंदेली। तो आइए इनको ऊपर ही देख लेते हैं इनके। पहले सौर सैनी अपभ्रंश में बांट दिया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की देख चुके हैं, राजस्थानी में 4 भाषाएं आएंगी, गुजराती में इसी प्रकार आएंगी, गुजराती में अलग आएंगी। तो हम लोग आगे देखते हैं, हम इनका बाद में वर्गीकरण बताएंगे। अब देखते हैं अर्धमागधी में। सौर सैनी अपभ्रंश के बाद क्या आएगा, अर्धमागधी। अर्धमागधी में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। तो अर्धमागधी में एक आएगी पूर्वी हिंदी। अच्छा, पूर्वी हिंदी में कौन सी थी, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो भाषाएं थी वो इसमें आ जाएंगी। वो आगे अभी वर्गीकरण करेंगे हम लोग। तो आगे अगली है मागधी में अर्धमागधी, फिर आएगा मागधी में कौन सी आएंगी, मागधी भाषा के अंतर्गत आएंगी कि बिहारी हुआ, बिहारी के बाद इसमें उड़िया हुआ एक भाषा, एक बांग्ला भाषा।
ये आएंगी। अर्धमागधी, मागधी ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जो खस मतलब जो पहाड़ी भाषा थी, इसे खस भाषा को क्या कहते हैं, पहाड़ी भाषा। इसमें पहाड़ी भाषाएं आएंगी जो किससे प्रभावित होंगी, सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित होंगी। ये तो हो गई खस से संबंधित। अच्छा, अब आगे हम लोग देखेंगे ब्राचड़। ब्राचड़ में कौन सी आएंगी, ब्राचड़ एक भाषा है जिसमें पंजाबी और कौन सी आएगी, सिंधी भाषा आएगी। यानी ब्राचड़ जो भाषा है इसमें पंजाबी आएगी और कौन सी आएगी, सिंधी भाषा आएगी। सिंधी भाषा आएगी ब्राचड़ में पंजाबी और सिंधी आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो महाराष्ट्र तरफ बोली जाती है भाषा, जिसे मराठी भाषा कहते हैं, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत एक भाषा है। महाराष्ट्र में कौन सी आएगी, मराठी भाषा आएगी। तो ये तो देखा हमने जो हमारे अपभ्रंश से और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास क्रम था वो देखा। अब हम लोग देखेंगे उसमें जो सौरसेनी अपभ्रंश और ये जो इनका वर्गीकरण देखा, जिसमें एक तो था हमारा सौरसेनी अपभ्रंश में जो पहले लिखा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब हम लोग देखेंगे इनका वर्गीकरण कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, फिर राजस्थानी में कौन सी आएंगी, और फिर गुजराती में कौन सी आएंगी, फिर पूर्वी में कौन सी आएंगी। इस प्रकार आगे हम लोग इनका विकास क्रम देखेंगे। तो इनकी यानी जो उपभाषाएं थी, अब उनका वर्गीकरण देखेंगे हम। तो उपभाषाओं में कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी देखी थी हमने, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली हो गई हरियाणवी, हरियाणवी के बाद ब्रजभाषा, बुंदेली के बाद कन्नौजी। तो कौन सी थी, खड़ी बोली एक हो गई, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और कौन सी, हरियाणवी। ये जो हो गई ये हमने देख ली। अब हम लोग देखेंगे अब कौन सी पश्चिमी हिंदी में सौरसेनी में थी, पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी। अब राजस्थानी के देख लेते हैं। राजस्थानी में कौन सी आएंगी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आएंगी। राजस्थानी हिंदी में एक तो थी मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, मालवी। ये जो थी इसकी 4 भाषाएं चारों क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कौन सी, एक तो मारवाड़ तरफ बोली जाती है तो इसे मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं। जयपुरी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी के बाद यानी जिसे जयपुरी ढूंढाड़ी कहते हैं। और मेवाती, और कौन सी आएगी, मेवाती यहाँ लिख लीजिए। और कौन सी आएगी, मालवा तरफ बोली जाती है तो इसे क्या कहेंगे, मालवी। मेवाती और मालवी हो गई, ये जो भाषाएं थी। अब हम लोग देखेंगे सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। अब कौन सी आएगी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अब गुजराती हिंदी के अंतर्गत तो गुजराती में तो गुजराती ही आएगी। गुजराती में क्या आएगा, जिसे लाट प्रदेश कहते हैं, गुजरात, तो गुजराती आएगी इसमें। इसे लाटी भाषा भी कहते हैं, लाटी भाषा। ये हमने देख ली। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अर्धमागधी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। यानी अब हम लोग पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखेंगे। जो भाषाएं देख रहे हैं पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन सी आएंगी, अवधी आएगी, एक बघेली आएगी, और कौन सी थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये कौन सी थी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। अच्छा, अब एक भाषा निकल के आई थी कि बिहारी, उसमें भी पूर्वी हिंदी देख चुके हैं। अब हम लोग क्या, राजस्थानी देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहार में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो बिहार में क्या पड़ता है,
एक तो था वहाँ जिसे कहते हैं मिथिला नरेश, तो मिथिला नरेश के आधार पर मैथिली याद रख लीजिए, मैथिली। एक कभी ज़माने में मगध प्रदेश हुआ था, तो इसमें बन जाएगी मगही। आजकल भोजपुरी बहुत प्रचलित है, तो भोजपुरी भी इसी में आ जाएगी, तो बिहार क्षेत्र में ही पड़ता है, तो ये हो गई। अब हम लोग देखेंगे पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में क्या है? पहाड़ी हिंदी में जो गढ़वाली गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली, और इसमें पहाड़ी क्षेत्र नेपाल में नेपाली, और कुमाऊनी क्षेत्र में कुमाऊनी, ये आ जाएंगे किसमें? पहाड़ी हिंदी में। तो नेपाली, कुमाऊनी और कौन सी? गढ़वाली। ये कैसी भाषाएं? एक खस यानी पहाड़ी हिंदी, खस हिंदी के अंतर्गत आएंगी पहाड़ी हिंदी। तो ये तो हमने देखा भाषाओं का वर्गीकरण। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।